बात करने जा रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी का प्लासी का युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कालक्रम या क्रोनोलॉजी। हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हुई। हम लोग 1757 से चलेंगे और 1947 तक पढ़ेंगे पूरा 200 साल पूरा। ठीक है, और क्या क्या इवेंट्स हुए इंपॉर्टेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन शामिल था, सब कुछ एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे ताकि क्रोनोलॉजी से सवाल बहुत आता है तो वहाँ से हम लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो पहला युद्ध हुआ बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ। और ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत को अगर रूल करना है, इसको जीतना है, तो हमको यहाँ के जो पावर सेंटर्स हैं जहाँ पे शक्तियाँ एकदम केंद्रित हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, जैसे कि बंगाल ऐसा क्षेत्र था, उसके बाद पंजाब ये भी ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे बहुत पावरफुल रूलर रूल कर रहे थे। उसका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मराठा पूरा हावी था, ठीक है, और वो काफ़ी पावरफुल एक तरह से कॉन्फिडेंसी बन चुका था। ठीक, सबको एक साथ तो हरा नहीं सकते थे, तो इन्होंने कूटनीतिक चाल से एक एक को हराना शुरू किया और शुरुआत की बंगाल से। बंगाल के पास बहुत ज़्यादा रिच प्रोविंस था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था बंगाल एक समय में कहा जाता है कि औरंगजेब जब रूल कर रहा था भारत के अंदर, तो बंगाल की जो संपत्ति थी वो इंग्लैंड से 10 गुना ज़्यादा कहीं थी, बहुत ही ज़्यादा फर्क था। बंगाल बहुत ही पावरफुल था एज अ प्रोविंस। तो सबसे पहले इस पर फोकस गया इनका, ठीक। तो इन्होंने क्या शुरू किया कि धीरे धीरे जो प्रशासनिक काम होते थे सिराजुद्दौला के बंगाल के अंदर, उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो एक बार क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया और वहाँ पे वो सब मर गए। उसको बुलाया जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो एक कारण ये था, और दूसरा कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स ने कोलकाता के अंदर दुर्ग बनाना शुरू कर दिया, फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। तो ये दो मेन कारण थे, एक कारण ये था और एक कारण ये था, ठीक है। ब्रिटिशर्स कलकत्ता के अंदर फोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि परमिशन नहीं ली होती है सिराजुद्दौला से, वो वहाँ का नवाब होता है, तो उसका मूड खराब हुआ था। तो ये भी एक टेंशन का कारण था, ठीक है। और तीसरा प्रशासनिक इंटरफेयर किसने शुरू किया? ब्रिटिशर्स ने शुरू किया। कहाँ पे? बंगाल के अंदर, ठीक है। तो अब भेजा किसको गया? रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर जनरल बन जाता है, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल बन जाता है बंगाल का। अब इसने रॉबर्ट क्लाइव के समय में व्हाइट म्यूटिनी हुई थी 1766 में। अच्छा, एक और व्हाइट म्यूटिनी है, सफ़ेद विद्रोह इसको बोलते हैं, श्वेत विद्रोह या सफ़ेद विद्रोह। ये हुई थी 1858 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुई थी 1766 में, दोनों का कारण सेम था कि जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया कि उनका भत्ता रोक दिया गया था, उनका भत्ता घटा दिया गया था और रोक दिया गया था। इस वजह से उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसको बोला जाता है व्हाइट म्यूटिनी। तो 1766 में भी हुआ था, 1858 में भी हुआ था। उसके बाद अब रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, यहाँ के वो गवर्नर जनरल बन गए बंगाल के, और इनको विलियम पिट ने इनको बोला था हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है, हेवन बॉर्न जनरल, स्वर्ग से उतरा हुआ मसीहा, ठीक है। बहुत मतलब ये इनके हिसाब से बहुत बहादुर थे, ठीक। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इनको हरा दिया, लेकिन हराया कैसे? कूटनीति से हराई थी, लड़ाई नहीं हुई थी, कूटनीति से हराई थी। कैसे कूटनीति? मीर जाफर को क्या कूटनीति थी? मीर जाफर को अपने तरफ मिला लिया इन्होंने, लालच देकर के कि तुम सिराजुद्दौला हार जाएगा तो हम तुमको नवाब बना देंगे, ठीक है। लेकिन इनको पता नहीं था कि इनका भी बाद में कट जाएगा, इनका भी बाद में पोपटी बनेगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, मीर जाफर ने धोखा दिया था, डिफीट नहीं धोखा दिया था, डिसीव किया था इन्होंने डिसीव किया था, ने धोखा दिया, ठीक है। मीर जाफर ने धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला हार गए। मतलब कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी, मतलब वो एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि मीर जाफर ने सपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है। और वो सिराजुद्दौला हार जाता है और हिमालय जाता है। इनके बेटे होते हैं मीरान, उन्होंने सिराजुद्दौला को मार देंगे, ठीक है। इसके बाद मीर जाफर क्या बन जाएंगे? एज प्रॉमिस्ड यहाँ के बंगाल के बन जाएंगे नवाब, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ बताना भूल गए कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, 146 अंग्रेज मर गए थे उस छोटे से कमरे में,
उसको एक बुक में डॉक्यूमेंट किया गया, लिखा गया है। गुलाम हुसैन, उनकी बुक थी सियारुल मुत्करीम। इस बुक में मेंशन है। अगर सवाल है मेडल ऑफ प्लासी किस किताब में मेंशन है, तो इसी बुक में मेंशन है। अगर ये पूछे कि ब्लैक होल की ट्रेजेडी किस किताब में मेंशन है, तो इसी किताब में मेंशन है। ठीक, तो मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए। मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए और यहीं से पड़ती ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव। ठीक है, औपचारिक नींव मतलब अब ये समझ में आ जाता है कि हाँ अब ब्रिटिश का ही राज होगा आज नहीं तो कल, क्योंकि ब्रिटिश ने जब बंगाल को हरा दिया, जो इतना पावरफुल था उसको हरा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे वो ब्रिटिश का जो राज है पूरे भारत के अंदर फैल जाएगा। तो ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव यहाँ से पड़ी। ये तो हम बता चुके हैं क्या कारण था। कारण दो मेन कारण थे, एक ब्लैक होल की ट्रेजेडी और एक ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो कलकत्ता के अंदर फोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर इस समय मुगल सम्राट कौन होते हैं? इस समय मुगल सम्राट आलमगीर सेकंड होते हैं। सवाल ये आता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हो रही थी उस समय दिल्ली का राजा कौन था या मुगल सम्राट का कौन सा राजा था? तो आलमगीर सेकंड था। ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट हो गए, फिर 8 हो गए। अब 8वें में बैटल ऑफ बेदारा का युद्ध या चिंसोरा का युद्ध, ये अक्सर आता है एग्जाम में, सीक्वेंस के टाइम में दे देगा। तो बेदारा थोड़ा किताबों में कम मिलता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार बैटल ऑफ बेदारा कब हुआ था। तो बैटल ऑफ बेदारा हुआ था 1759 में नवंबर में। अच्छा, ये हुआ ऐसा था, अब मीर जाफर जब नवाब बन जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो ब्रिटिशर्स होंगे उनको आसानी से बैठने देंगे। उनका मेन काम ये था धन की उगाही करना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। मेन यही काम होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक ही काम के लिए आए होते हैं अपना कमर्शियल इंपीरियलिज्म इम्पोज करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी कमाना और उसको ले जाकर के अपने ब्रिटेन में लगाना। ठीक है, तो मीर जाफर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, पैसा कमा देना होता है, इसको ब्रिटिशर्स को देना होता है। ठीक, और अब उस टाइम खेती काफ़ी खराब हो चुकी होती है, बहुत बड़ा फेमिन भी आ चुका होता है बंगाल के अंदर। तो ये सारी बहुत समस्याएं होती इस वजह से जो इनकम के सोर्सेज थे बंगाल के अंदर काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, अब मीर जाफर बैटल ऑफ बेदारा के समय क्या होता है कि मीर जाफर को लगता है कि हम डच का सहारा लें और डच के साथ मिल करके हम अंग्रेजों को हरा दें। ठीक है, लेकिन होता उल्टा है। अब इस टाइम अंग्रेज बहुत पावरफुल हो गए हैं, इनकी युद्ध नीति भी काफ़ी बेटर हो गई है, कूटनीति और बेटर हो गई है। ठीक है, तो इन लोग जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और बैटल ऑफ बेदारा नवंबर 1959 को होता है। इसी को बैटल ऑफ चिंसोरा या बैटल ऑफ बेदारा दोनों कहते हैं। ध्यान देना, ये दोनों कहते हैं। कहीं कहीं किताब में चिंसोरा लिखा है, कहीं कहीं बेदारा लिखा है। उसके बाद क्या होता है, अब मीर जाफर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। मीर जाफर हारने के बाद बहुत कमज़ोर हो जाता है और इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसी टाइम मीर कासिम को लगता है कि यार ये मीर जाफर का दामाद होता है, मीर जाफर का दामाद होता है मीर कासिम। और मीर कासिम को अवसर नजर आता है कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है। ठीक है, मेरा ससुर बहुत कमज़ोर हो गया है, इसको हटा करके अब हम नवाब बन जाए। ठीक, तो इन लोगों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में बंगाल का नवाब बनने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। उस टाइम का एक नया गवर्नर जनरल बनता है वनी स्टार्ट एक नया गवर्नर जनरल बनता है किसका? बंगाल का। उसको लगता है कि मीर कासिम ज़्यादा अच्छा शासक है और अच्छा रूलर साबित होगा, तो इसी को जिम्मेदारी देते हैं धन उगाही करने का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज सवाल यह आ सकता है कि कोई गोरा क्यों नहीं नवाब बन रहा है? इनका तो मेन मकसद होता है धन उगाही करने का, तो कोई गोरा क्यों नहीं नवाब बन रहा है? तो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि गोरे को देख करके किसी भारतीय के अंदर वो लगाव वाला एहसास नहीं आएगा कि अगर मान लो लैंड के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, भूमि के ऊपर कर बढ़ा दिया या फसलों के ऊपर कर बढ़ा दिया तो लोग विद्रोह कर देंगे। लेकिन अगर कोई नवाब कहेगा तो विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि एक भावनात्मक लगाव रहता है नवाब से। पूरे देश में यही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर कोई भारतीय होगा ना तो उससे अलग तरह से एक अटैचमेंट होता है। ठीक, बाकी सबको तो बाहरी समझते हैं। अब वली स्टार्ट क्या करता है, मीर कासिम को सपोर्ट कर देता है कि ठीक है तुम बन जाओ। अब मीर जाफर की मजबूरी हो जाती है कि मुझे अपने दामाद को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मीर कासिम को सपोर्ट कर देता है कि ठीक है तुम नवाब बन जाओ। अब यहाँ पे एक संधि होती है, 1760 में एक संधि होगी, किसके बीच में होगी? मीर कासिम और वली स्टार्ट या ब्रिटिशर्स के बीच में होगी एक संधि। उस संधि में क्या होता है
कंपनी का उधार चुकाना, कंपनी का उधार चुकाना है, जितना भी उधार है वो चुकाना है। युद्ध क्षति देना है 5 लाख रुपए। ये युद्ध क्षति कैसी क्षति है, मतलब अंग्रेज कह रहे हैं कि भैया हमने प्लासी का युद्ध लड़ा, ठीक है, उसके बाद बेदारा का युद्ध लड़ा और सिर्फ तुम्हारे से लड़ा है, भारतीयों हम तुम्हारे से युद्ध कर रहे हैं, तुम्हारी से गलती है हमने युद्ध किया है। फिर वंडीवास में लड़ा, इन सब में जो क्षति हुई है उसका पैसा तुम ला के दो हमको, कितना 5 लाख रुपए। देख लो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। खैर फिर मीर कासिम नवाब बन जाते हैं। तो मीर कासिम पहला काम क्या करते हैं, अपना जो ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में अपनी राजधानी को, मुर्शिदाबाद जो थी उसको ट्रांसफर कर लेते हैं मुंगेर में। मुंगेर का है बिहार के अंदर, तो बंगाल से बिहार में अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लेंगे, अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेंगे। क्यों? ताकि अंग्रेजों का इंटरफेयर कम से कम रहे, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच बैटल ऑफ वेंडिवास होता है, इसी बीच बैटल ऑफ वेंडिवास होगा, 1760 में होगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में बैटल ऑफ वेंडिवास होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रिटिशर की तरफ ये कूट होता है और फ्रेंच की तरफ कॉम दे लाली होता है। तो इसको ऐसे याद करो कि लाली को कूट दिया, अय्यर ने लाली को कूट दिया, ऐसे ही ट्रिक से याद रखो। जनवरी 1760 में हुआ था ये बैटल ऑफ वेंडिवास का युद्ध या वेंडिवास का बैटल। फिर इसी के बाद 1760 के बाद 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होगा, बैटल ऑफ पानीपत। ये सब सीक्वेंस में बहुत आता है इसलिए हम बता रहे हैं। बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होगा, बालाजी बाजीराव। यहाँ पे मतलब एक सोने पे सुहागा हो जाता है अंग्रेजों के लिए कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा देंगे, अहमद शाह अब्दाली मराठा को हरा देंगे। तो होगा क्या, मराठा बहुत कमजोर हो जाएंगे। अभी तक क्या मराठा बहुत ही पावरफुल थे और एक अहमद शाह अब्दाली मतलब दुर्रानी एम्पायर का था, अफगानिस्तान में है तो दुर्रानी एम्पायर, वहाँ से आते हैं और हरा देंगे। तो इसकी इनकी फौज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मराठा की उतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। और भारत कई टुकड़ों में बटा होता है ना, उस हिसाब से देखा है तो पंजाब अलग है और वहाँ छोटे छोटे राजा हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे मराठा को, क्योंकि सबको लगता था कि मराठा हमको खा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि वो जीत करके अपने उसको मिला लेगा, तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, मराठा से डरते थे। और अहमद शाह अब्दाली आया बहुत बड़ी फौज लेकर के और मराठा को हरा देगा, बालाजी बाजीराव हार जाएंगे। तो इसके बाद मराठा एम्पायर बहुत कमजोर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा बैटल ऑफ प्लासी हो गया। हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। मीर कासिम की स्टोरी आगे बढ़ेगी। मीर कासिम से भी यही उम्मीद की जाती है कि तुम एक पपेट नवाब हो और तुम हमें राजस्व इकट्ठा करके दो। कौन उम्मीद करता है? अंग्रेज ही बनाते हैं। मैंने स्टार्ट याद करो, मैंने स्टार्ट नहीं इसको सपोर्ट किया मीर कासिम को, ठीक है, कि तुम नवाब बनो, तुम अच्छे शासक हो, ऐसा वो उम्मीद करते थे और तुम हमको धन उगाही करके दो, ठीक। लेकिन मीर कासिम एक स्वतंत्र शासक की तरह एक्ट करता है, एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता है जिसके ऊपर कोई भी किसी भी अंग्रेज का कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। तो अब होता यह है कि फारूक सियाह ने 1717 में एक फरमान जारी करता है और दस्तक दे देता है। दस्तक क्या होता है? दस्तक एक तरह का परमिट होता है कि बिना टैक्स के, बिना कर दिए हुए आप किसी क्षेत्र में व्यापार कर सको। और ये दस्तक किसको देता है? फारूक सियाह अंग्रेजों को देता है। और उस दस्तक का गलत इस्तेमाल होने लगता है कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्रों में। अब बंगाल और बिहार किसके अंदर आता था? इसी मीर कासिम के अंदर आता था, ठीक है। और कंपनी के सर्वेंट जो होते हैं, कंपनी के सर्वेंट इस दस्तक को, मतलब इन दस्तकों को भारतीय व्यापारियों को बेचना शुरू कर देता है। भारतीय व्यापारियों को इन दस्तकों को बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा? अब जाहिर सी बात, जो राजस्व इकट्ठा होता था बिजनेस से, ट्रेड से, थ्रू दस्तक से और ड्यूटी लगाने से, वो सारा खत्म हो जाएगा मीर कासिम का, ठीक है। वो उसको नुकसान होने लगेगा। जब नुकसान होने लगेगा तो यही पहला कारण बना युद्ध का ये पहला कारण बना। अब वो क्या करेगा? मीर कासिम गया, अवध के नवाब से मिलता है। अवध के नवाब का नवाब कौन था उस टाइम? सुजाउद्दौला। अवध के नवाब से मिलेगा, ठीक है। बंगाल से जाएगा, अवध के नवाब से मिलेगा और मुगल एम्परर से मिलेगा। उस टाइम कौन था? शाह आलम दो। तो ये भी सवाल आता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो कौन मुगल एम्परर था? ठीक है, शाह आलम दो। इसी तरह सवाल आता है जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो कौन मुगल एम्परर था? तो उस टाइम आलमगीर सेकंड था। तो मीर कासिम नवाब ऑफ अवध, इसका नाम सुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, ये तीनों लोग मिलेंगे
और सोचेंगे कि हम ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। ये होता क्या है, यहाँ पे हेक्टर मुनरो इन लोगों को हरा देगा, हेक्टर मुनरो इन लोगों को हरा देगा पूरी तरह से, और 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध होता है। ठीक है, वहाँ पे जब अगर याद करो प्लासी में कोई युद्ध नहीं होता है, वहाँ पे कूटनीति काम आती है, वहाँ पे कोई एक्चुअल युद्ध नहीं होता है, कूटनीति काम आती है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल युद्ध होता है और हेक्टर मुनरो उन सबको हरा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ये साबित हो जाता है कि इनके पास मिलिट्री पावर भी अच्छी है, अंग्रेजों के पास मिलिट्री पावर भी अच्छी, मतलब सिर्फ कूटनीति नहीं है, मिलिट्री पावर भी अच्छी है। और यहाँ से शुरू होता है कि अब कोई भी बचा नहीं, मुगल एम्पायर भी खत्म हो गई, मराठाओं को सावधानी ने हरा दिया, वो खत्म हो गए, बंगाल के जो नवाब थे इतने पावरफुल तो उनको भी हरा दिया, अब बचा कौन, कोई भी नहीं। इससे ये साबित हो जाता है कि अब भारत का असली शासक कौन है, अंग्रेज है, अंग्रेज ही आगे शासन चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी सवाल है, देखो इस युद्ध के समय कौन गवर्नर था, बंगाल गवर्नर कौन था इस समय? इस समय बंगाल गवर्नर था विनिस्टार्ड, जिसने विनिस्टार्ड वही है, ये सवाल आया था। ठीक है, और विनिस्टार्ड वही है जिसने मीर कासिम को सपोर्ट किया था। ठीक है, जब मीर जाफर और मीर कासिम लड़ाई हो रही होती है, मीर जाफर का दामाद होता है मीर कासिम, और दोनों में आपस में लड़ाई होती है कि कौन बनेगा बंगाल का नवाब। तो मीर जाफर धन उगाही कर नहीं पा रहे होते, तो विनिस्टार्ड क्या करता है, मीर कासिम को सपोर्ट करता है कि तुम एक अच्छे शासक हो, तुम हमको धन उगाही करके दो, तुम हमको राजस्व इकट्ठा करके दो। ठीक है, तो विनिस्टार्ड ही सपोर्ट करता है मीर कासिम को, और यही गवर्नर होते हैं जब बक्सर में युद्ध चल रहा होता है। आगे क्या होता है, मीर कासिम की कौन को उत्तराधिकारी बनते हैं, मतलब मीर कासिम भी राजस्व इकट्ठा करने में मतलब नाकाम होते हैं, युद्ध हार जाते हैं, तो इनको हटा के फिर मीर जाफर को बंगाल का नाम बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि बंगाल में किसने उसके उत्तराधिकारी कौन हुए, मीर जाफर के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, तो मीर कासिम के बाद आए मीर जाफर, पहले मीर जाफर थे, मीर जाफर के बाद आगे फिर मीर कासिम, फिर मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर, फिर मीर जाफर के बाद मीर जाफर का बेटा निजामुद्दौला। ठीक है, निजामुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, फिर मुबारकुद्दौला, मीर जाफर, फिर निजामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला, ये 4 लोग आते हैं। ठीक है, अब जब युद्ध खत्म हो गया तो इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। अब जो युद्ध में जीतता है, संधि उसी के अनुसार लिखी जाती है, उसी के अनुसार संधि होती है। तो संधि किसके बीच हुई, जिसके बीच लड़ाई हुई थी, उसी के बीच संधि हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम चंगेज के बीच में संधि हुई। तो इसमें शुजाउद्दौला और शाह आलम चंगेज हारे थे, तो यही लोग किसी चीज़ के लिए सहमत होंगे, जो रॉबर्ट क्लाइव कहेगा उसी चीज़ के लिए सहमत होंगे। तो पहला सहमति ये बनी कि इलाहाबाद और कारा क्षेत्र जो शुजाउद्दौला के क्षेत्र में आता था, जो शुजाउद्दौला का हिस्सा था, वो शाह आलम चंगेज को वापस कर दिया जाएगा। और युद्ध की क्षतिपूर्ति, ठीक है, मतलब वही बेवकूफ़ी वाली बात कि अंग्रेजों का यही कहना है कि हमने जो युद्ध लड़ा है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा वो हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति आप भरोगे। ठीक है, तो इसमें 50 लाख की राशि तय हुई। याद करो, जब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, प्लासी के युद्ध के समय में 5 लाख की क्षतिपूर्ति तय हुई थी। ठीक है, तब किसने बोला था मरेंगे, मीर कासिम ने ही बोला था मरेंगे। उसी की शर्त पे 2-3 शर्तें थी, उसी की बेसिस पे वो नवाब बनते हैं। युद्ध क्षतिपूर्ति 50 लाख की दी जाएगी किसको, कंपनी को। और शाह आलम ने भी क्या माना कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार है ना, वो कंपनी को दे दिया गया। दीवानी अधिकार का मतलब राजस्व कलेक्शन, राजस्व की उगाही, धन की उगाही। यही अंग्रेज चाहते ही थे कि हमको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र मिल जाए, क्योंकि हम बहुत पैसा, हमने बताया कि बंगाल में इतना पैसा था ना कि उस टाइम जो वो था ना इंग्लैंड, उससे 10 गुना ज़्यादा कहीं बंगाल में पैसा था। यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग अमीर थे, इतना रिच थे। यहाँ ये रीजन इतना प्रॉस्परस था, हर क्षेत्र, हर मामले में, चाहे वो आप इंडस्ट्री ले लो, टेक्सटाइल के मामले में ले लो, एग्रीकल्चर के मामले में ले लो, हर ट्रेड के मामले में ले लो, हर मसले पे बंगाल में बहुत पैसा था, बंगाल और बिहार में। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये बोला गया कि निजामत कार्य के लिए, निजामत मतलब जैसे मिलिट्री हो गया, पुलिस हो गया,
और डिफेंस हो गया, इन सब कार्यों के लिए शाह आलम 53 लाख रुपए देंगे किसको? कंपनी को। ये भी बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। 53 लाख रुपए कंपनी को देंगे इन सब कार्यों के लिए, ठीक। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर बन गया बंगाल का पहला गवर्नर बन गया। ये डिक्लेयर हो गया, कंपनी ने इसको पहला गवर्नर बना दिया, ठीक है। उसके बाद 1700 और इसने शुरू किया क्या? डुअल गवर्नमेंट। इसने शुरू किया डुअल गवर्नमेंट। इसने शुरू किया था डुअल गवर्नमेंट, मतलब द्वैध शासन किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कौन खत्म करेगा? वारेन हेस्टिंग्स खत्म करेंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें डुअल गवर्नमेंट क्या किया? दीवानी और निजामत दोनों अलग कर दिए। देखो यहाँ बात हो रही ना, दीवानी मतलब जितने भी राजस्व धन उगाही संबंधी चीजें होंगी वो सारा अपने पास रखा कंपनी ने, और कंपनी का मेन काम वही था कि हमको धन उगाही करना है। और निजामत का जितना भी कार्य था वो दे दिया सूबेदार को, डिप्यूटी सूबेदार। वो डिप्यूटी सूबेदार कौन इलेक्ट करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा? कंपनी ही करेगी, ठीक है। तो निजामत का कार्य जो था, जैसे न्याय से संबंधित, मिलिट्री से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, पुलिस से संबंधित, ठीक है, जितने भी इससे संबंधित होंगे निजामत कार्य इन्हीं को बोला जाता है। और इसको कौन मैनेज करेगा? इसको करेगा डिप्यूटी सूबेदार। और डिप्यूटी सूबेदार को कौन इलेक्ट करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा? कंपनी नॉमिनेट करेगी, ठीक। हाँ सॉरी, अब 1765 के बाद अंग्रेज क्या हुआ कि अब संधि हो गई। संधि होने के बाद बंगाल बिहार के क्षेत्रों में जो है और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पे पेड़ काटने लगे, ठीक है। बिजनेस को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना कमर्शियल बेस बढ़ा रही थी। तो 1765 के बाद जब ये सब चीज़ें शुरू हुई, पेड़ वगैरह काटना, जंगल काटना शुरू किया गया, तो सबसे पहले खासी जनजाति से के कांटेक्ट में आए कौन? अंग्रेज खासी जनजाति के कांटेक्ट में आए। ये इसलिए बता क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि पहले आया था सवाल कि 1765 के बाद कौन सी जनजाति सबसे पहले अंग्रेजों के कांटेक्ट में आई थी? तो खासी जनजाति थी, ठीक है। इस संधि ने कंपनी को लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर कर योग्य उपजाऊ भूमि तक पहुंच प्रदान की, ठीक है। मैंने बताया कि पेड़ काटना शुरू किया और बड़े स्तर पे जंगल को साफ किया गया, तो उन लोगों ने अब इतना बड़े एरिया पे अब वो जबरदस्ती खेती करवाएंगे, ठीक है, कम पैसों में। और अब जो है जो किसानों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण होगा, ठीक है। इसके बाद कंपनी क्या करती है? 2 डिप्यूटी दीवान को अपॉइंट करती है। इसी के बाद स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। कंपनी 2 डिप्यूटी दीवान को अपॉइंट करेगी। एक का नाम है मोहम्मद रिजा खान और दूसरा है राजा सिताब रॉय, ठीक है। ये होते हैं बिहार के, राजा सिताब रॉय होते हैं बिहार के, और राजा मोहम्मद रिजा खान होते हैं बंगाल के, ठीक है। इन दोनों को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये पूरा बैटल ऑफ बक्सर की और प्लासी की स्टोरी खत्म होती है।